हेलो स्टूडेंट्स, और आप लोग कैसे हैं? आई होप यू विल बी ऑल फाइन। देखिएगा, अब मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको जो चैप्टर था हमारे बिस्टा का डायनेमी, उसकी समरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। समरी तो आपको समझ में आ गई होगी। आज मैं अब आपके लिए पूरा चैप्टर है, पूरा जो आपका टेक्स्ट है, पूरा लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से ये टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपको मालूम है एग्ज़ाम में आपके पैसेज आएगा, एक्सट्रैक्ट आएगा किसी एक चैप्टर से, और उसमें से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे 4 मार्क्स के आपके फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए आपको चैप्टर की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मालूम ही होगा आपको, कल सीबीएसई ने आपका 9 to 12 में से 30% आपका सिलेबस है वो डिडक्टेड कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। कुछ चैप्टर्स हैं वो अब आपको नहीं एक्सप्लेन किए जाएंगे, नहीं पढ़ाए जाएंगे। कुछ सेक्शन और आपका सेक्शन ए में भी कुछ आपका डिडक्शन हुआ है, सेक्शन बी में भी कुछ डिडक्शन हुआ है। थोड़ा फॉर्मेट है चेंज किया सीबीएसई ने, वो आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। खैर वो तो जो होगा सो होगा। ये आज ये आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन है आपकी डायनेमी। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। यहाँ पर जो राइटर हैं आपकी, देखिएगा, पल सिडन स्टीकर वक हैं, लेडी हैं। ये यहाँ पर इस वाली पैसेज में सदाओ हॉकी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। सदाओ हॉकी के हाउस का जो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही हैं और उनके बारे में स्टार्टिंग कर रही हैं कि जो डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर था वो जापानीज कोस्ट था, जो समुद्र था वहीं पर किनारे पर बना हुआ था। वहाँ पर जहाँ पर जो उसका बचपन था, एक लड़के के रूप में जहाँ वो खेला कूदा करता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स बेल एबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद ए बेंट पाइन। बता रहे हैं उसका घर था थोड़ा निचलाई पे था, जो पहाड़ रॉक्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर बना हुआ था, लेकिन थोड़ा नीचे पे था। और उसके वहीं पर सी बीच था, नैरो बीच था एक छोटा सा, और वहाँ पर पूरा आउटलाइन विद द बेंट पाइन। वहाँ पर आप नारियल या पाइन के जो पेड़ वगैरह थे वहाँ पर पूरा एक लाइन, मतलब बहुत सारे पेड़ वगैरह उसके घर के आसपास लगे हुए थे। एज बॉय सदाओ हैड क्लाइम द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। और जब जो डॉक्टर सदाओ था, जब वो एक छोटा था बच्चे के रूप में, वो उन पेड़ों पे अपने नंगे पाँव से चढ़ जाया करता था सपोर्ट लेकर। एंड ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सी व्हेन दे क्लाइम फॉर कोकोनट। और उस पर चढ़ने के बाद वो साउथ सी में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मैन को देख लिया करता था कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो कोकोनट को प्लग करने के लिए या नारियल को तोड़ने के लिए कैसे लोग पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो वो भी पेड़ पे चढ़ के ये सब कुछ देख लिया करता था एक जब वो बच्चा था तब। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सीज एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। और जो उसके फादर थे वो छोटे छोटे उस समुद्र के किनारे जहाँ उसका घर बना हुआ था, या जो जापान के आसपास छोटे छोटे आइलैंड हैं, वहाँ पर अक्सर उसके फादर उसको ले जाया करते थे और उसको हमेशा एक बात बताया करते थे, या वो कभी भी एक बात बताना उसको नहीं भूलते थे। लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। और जो छोटा सा बहादुर बच्चा था उसको ये बात बताना नहीं भूलते थे वो कभी। उसके फादर बोलते थे दोज आइलैंड योंडर, कि ये जो योंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंडिकेशन करना, कि बेटा ये जो तुम आइलैंड देख रहे हो, दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। ये जापान के उज्जवल भविष्य का, या जापान के उज्जवल भविष्य के लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी कि एक सीढ़ियाँ हैं, यानी एक सीढ़ी की तरह हैं। यानी कि जापान का जो भविष्य होगा, जो उज्जवल भविष्य होगा, वो यहीं से स्टार्ट होगा, इनसे आगे है। वेयर सेल बी स्टेप फ्रॉम देम। तो सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, तो सदाओ उनकी बात को काफ़ी सीरियस हो जाया करता था और पूछा करता था कि फादर वेयर सेल बी स्टेप फ्रॉम देम, के फादर इन आइलैंड पे पैर रखने के बाद फिर हम आगे कहाँ चले जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे फिर हम आगे। क्योंकि उसके फादर कहते थे इन स्टेपिंग स्टोन से आगे जापान का फ्यूचर है। तो उसके फादर आंसर दिया करते थे उसे, हु नोज, कि बेटा ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इसमें तो पॉजिटिव दिख रहा है आपका, लेकिन इसका सेंस नेगेटिव है। हु नोज, उसके फादर कहते थे बेटा ये बात तो कोई नहीं जानता है। हैड आंसर, हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, कि कोई भी
अपने फ्यूचर को कैसे सीमित मान सकता है, यानी किसी का जो फ्यूचर होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इट डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो बस उस बात पर निर्भर करता है हमारा फ्यूचर कि हमारा फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है या हम लाइफ में क्या बन सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि व्हाट वी मेक इट, कि हम इसको अपना कैसा निर्माण करते हैं, अपना कैरियर है, अपना किस टाइप से हम उसका डिसीजन लेते हैं, किस टाइप से हम प्लानिंग करते हैं और किस टाइप से अपने फ्यूचर को लेकर हम पूरी प्लानिंग है और हम अपना फ्यूचर हमारा कहाँ तक जा सकता है। तो किसी का फ्यूचर होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम अपना फ्यूचर को कितना आगे तक ले जा सकते हैं। सदाव हैड टेकन दिस, नेक्स्ट पैसेज है, सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाव अपने फादर की हर बात को अपने माइंड में सेट कर लिया करता था। और ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और वो हर वो काम किया करता था जो उसके फादर चाहते थे या जैसा उसके फादर ने कहा था। हिज फादर हु नेवर जोक और प्ले विद हिम बट हु स्पेंड इन्फिनिट पेंस अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, और बल्कि उसके फादर ने कभी उससे कोई जोक नहीं करते थे या कभी उसके साथ ऐसा कुछ बद्दा मजाक या खेल नहीं खेला करते थे। बस वो अपना जो इनफाइनाइट पेन था या जो उसका अपना दर्द था या जो उनकी फीलिंग थी वो अपने बेटे के साथ शेयर किया करते थे। हु वाज हिज ओनली सन, जो क्योंकि वो जो डॉक्टर सदाव था जो उनका इकलौता बेटा था, तो उससे कभी इस टाइप का वो मजाक में कुछ बात करना या इस टाइप की बातें नहीं किया करते थे। बस जो उनके अंदर की फीलिंग थी, जो उनके प्लानिंग वगैरह थी, वो अपने इकलौते बेटे के साथ वो शेयर किया करते थे। डॉक्टर सदाव न्यू डॉक्टर सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, और डॉक्टर सदाव था वो इस बात को जानता था कि उसके फादर का जो चीफ कंसर्न है, जो मेन चिंता है उसके फादर की, वो उसकी एजुकेशन को लेकर है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड ही लर्न फॉर सर्जरी एंड द मेडिसिन, इसलिए 22 की ईयर में जब वो 22 साल का था तो उसे अमेरिका भेज दिया गया था ताकि वहाँ पर वो सर्जरी और मेडिसिन की अच्छे से पढ़ाई कर सके। ही हैड कम बैक एट 30, और जब वो लगभग 30 साल का हो गया था यानी कि आफ्टर 8 ईयर वो वहाँ वापस आ गया था, यानी कि जापान लौट आया था। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट, यानी कि बता रहे हैं सदाव के फादर की मृत्यु से पहले ही सदाव के फादर ने अपने बेटे को एक पॉपुलर सर्जन और एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने उसे देख लिया था, यानी कि वो अपने फादर के सामने एक पॉपुलर, एक फेमस सर्जन और एक साइंटिस्ट के रूप में प्रख्यात हो चुका था, मशहूर हो चुका था। बिकॉज ही वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड, अब साइंटिस्ट क्यों बताया गया है यहाँ पर बता रहे हैं, बिकॉज ही वाज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच बाउंड रेंडर बाउंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि वो एक परफेक्टिंग डिस्कवरी कर रहा था, वो किसी चीज़ के ऊपर खोज कर रहा था, एक ऐसी चीज़ की डिस्कवरी कर रहा था विच वुड रेंडर बाउंड्स एंटायरली क्लीन, जो घाव को पूरी तरीके से ठीक कर देती थी या घाव को पूरी तरीके से भर देती थी या उसे साफ़ कर दिया करती थी। इस टाइप की कुछ वो मेडिसिन की खोज कर रहा था जो घाव पे लगाती, जिससे घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाया करता था, हो जाता। ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रॉड विद द ट्रुप्स, और बता रहे हैं डॉक्टर सदाव को अपने ट्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ, डॉक्टरों की टीम के साथ उसे अब्रॉड या विदेश में नहीं भेजा गया था। आल्सो ही न्यू, हालांकि वह इस बात को जानता था, देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, क्योंकि वो जानता था कि जिस जनरल का वो उसके अंडर में जिस जनरल का इलाज चल रहा था उसको कोई ना उसको उसकी जान को भी कोई ख़तरा लगा हुआ था, क्योंकि उसको एक ऑपरेशन की नीड थी और उसकी कंडीशन थी, उसी कंडीशन को देखकर उसे एक ऑपरेशन की नीड थी, और डॉक्टर सदाव उसका ट्रीटमेंट कर रहा था और वो उसी के अंडर में वो पेशेंट था, यानी कि जनरल जो था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी डॉक्टर सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी संभावना को लेकर डॉक्टर सदाव को एब्रॉड नहीं भेजा जाता है और उसे वहीं जापान में रखा जाता है ताकि वो जनरल का इलाज अच्छे से कर सके। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अब जो बादल थे वो समुद्र से ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड, ये ऊपर उठने का मतलब है यहाँ पर आपको लगता है जैसे समुद्र वगैरह होता है, ये कहा जाता है कि समुद्र में बादल होते हैं वो पानी भरने के लिए आते हैं, तो ऐसा लग रहा था, सीन दिखाया जा रहा है कि जो अब एक्चुअली उसके घर का जो एटमॉस्फेयर, जो घर के आसपास का सीन है वो बताया जा रहा है। जो बादल थे वो ऐसा लग रहा है समुद्र से उठ रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्म ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से एकदम अनएक्सपेक्टेड वार्म थी, यानी पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी पड़ रही थी।
फ्यू डेज हैड एट नाइट डाउन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव, और ठंडी ठंडी वेव्स हो रही थी फ्रॉम द कोल्ड वेव, इससे ठंडी ठंडी वेव से एट नाइट डाउन हैवी फॉग, मतलब जो वेव्स थी काफ़ी ठंडी ठंडी आ रही थी, समुद्र में लहरें काफ़ी ठंडी आ रही थी, और इस वजह से नाइट ड्रोन हैवी फॉग, इसलिए रात को काफ़ी कोहरा पड़ रहा था। हालांकि काफ़ी दिनों से गर्मी भी थी, लेकिन ठंडी ठंडी वेव की वजह से रात को कोहरा पड़ रहा था। सदाओ वॉच मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर, वहीं उसने किनारे पर एक छोटा सा जो आइलैंड था वहीं पर उसने बहुत सारी धुंध देखी। एंड देन कम क्रीपिंग अप, और फिर उसने देखा किस प्रकार से जो धुंध है क्रीपिंग वो रेंगते हुए बीच उसके घर के पास जो बीच था, समुद्र का किनारा था, वहाँ आ गई धुंध। बिलो द हाउस, उसके घर के नीचे तक आ गई। रेडिंग अराउंड द पाइन, और कैसे घूमती हुई वो पेड़ों को उसने अपने, रेडिंग माने वैसे तो गुस्सा होता है रेडिंग, तो लेकिन यहाँ पे मंडराना, किस प्रकार से वो जो धुंध थी वो घूमती हुई उन पेड़ों को उसने लपेट लिया। इन ए फ्यू मिनट फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और थोड़ी देर के बाद उस धुंध ने उसके घर को भी लपेट लिया, यानी कि एक तरह से ढक लिया धुंध ने या खौरे ने। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना, अब वो कह रहा है देन, अब वो अपने कमरे में जाएगा जहाँ उसकी जो पत्नी है हाना है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, वो उसका इंतजार कर रही होगी विद द 2 चिल्ड्रन, वो अपने 2 बच्चों के साथ, उसकी पत्नी है वो नीचे उसका इंतजार कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इसी पल द डोर ओपन एंड सी लुकड आउट, इसी समय उसका वो अपना दरवाज़ा खोलता है, और डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, सी लुकड आउट, और वो बाहर की तरफ उसकी पत्नी देखती है। ए डार्क ब्लू बुलन होरी ओवर हर की मेमो, वह सी लुकड आउट, वो बाहर की तरफ देखती है, दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर की तरफ देखती है। ए डार्क ब्लू बुलन, एक गहरे नीले रंग का बुलन का एक होरी था, यहाँ पर कपड़े बताए गए हैं, उसका जो ओवर हर की मोनो, मतलब वो कीमोनो कहते हैं, कीमोनो अंदर पहनने वाला कपड़ा होता है, और होरी होता है जो बाहर कपड़ा पहना जाता है। ये देखो आपको ये पिक्चर में लग रहा है जो ब्लू कलर का सा आपको जो दिया गया है, ये आपका जो ब्लू कलर का ये दिया गया है अंदर, ये आपका होरी है, सॉरी ये शायद आउटर गारमेंट है, ये तो आपका अंदर वाला तो आपका कीमोनो है ब्लू कलर का, और ये जो आपका होरी है ये आपका आउटर गारमेंट है, यानी कि रेड कलर का, ये आपका होरी है, ये अंदर ब्लू कलर का पहनी है और ये रेड कलर का पहनी हुई आपको दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है, ये ब्लू है आपका और रेड दिख रहा है, ये दोनों का मिक्सअप है ये। तो बता रहे हैं आपको ओवर हर कीमोनो आपका हो गया अंदर का ब्लू, और आपका होरी हो गया आपका ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, और वहाँ का ट्रेडिशनल है, जापान के लोग देखे होंगे आपने मूवी वगैरह में, तो वो ये कपड़े पहनी हुई उसको दिखाई देती है जब दरवाज़ा खुलता है तब। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, सी केम टू हिम अफेक्शनेट, और वो उसके पास एकदम अफेक्शनेट हो गया, एकदम आकर्षित हो गया, अपने पति के पास आ जाती है। एंड पुट हर आर्म, और अपना हाथ होता है, थ्रो हिज, उसके हाथों में डाल देती है, एज ही स्टूड, जैसे वो वहाँ पर खड़ा हुआ था उसका हस्बैंड, तो उसका हाथों में अपना हाथ डाल देती है। स्माइल एंड शर्मिंग, और उसे देख के मुस्कुराती है, और लेकिन बोलती कुछ नहीं है। पति को देखकर हमारा फीलिंग्स हैं उसकी। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, अब यहाँ थोड़ी सी स्टोरी है वो अपना रिवर्स में जा रही है कुछ, कि अब वो अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा बैक सीन में जा रहा है कि कैसे वो उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात हुई थी, कैसे उसकी कहाँ मिला था, तो यहाँ बता रहे हैं उसको। देखो यहाँ से उसके बारे में बताया जा रहा है, ये यहाँ से बताया जा रहा है ही हैड मेट हाना, ठीक है। तो ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वो हाना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड फॉर टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, लेकिन उसने उससे प्रेम करने से पहले तक वेट किया था, यानी कि वो अचानक उसके प्रेम में नहीं पड़ा था, वह तब उसने वेट किया था फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज, जब तक उसे इस बात का श्योर नहीं हो गया था कि हाना जापानीज है, तब तक उसने उससे प्यार नहीं किया था। अब यहाँ एक रेसिज्म की अगली बात है कि जो हमारी कंट्री का है हम उसी से प्यार वगैरह करें, तो यहाँ पे एक रेसिज्म वाली बात बताई गई है। हिज फादर would never have received her unless she had been pure in her race, क्योंकि उसके फादर थे, वो कभी भी वो ये इस बात को जानता था, उसके फादर कभी भी
उसे यानी कि हाना को रिसीव एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक अनलेस ही हैड बीन प्योर इन रेस, जब तक वह उसे उसकी जाति की नहीं मिल जाती, उसकी रेस की या उसके संप्रदाय की उसे नहीं होगी, तब तक उसके फादर उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो इस बात को जानता था, इसलिए जब उसने उसे इस बात का श्योर हो गया कि वह जैपनीज़ है, तभी उसने उससे प्यार किया। तो यहाँ पे एक रेसिज्म वाली बात आ गई है। ही वंडर ऑफन whom ही वुड हैव मैरिड इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना। और वह इस बात को लेकर काफ़ी आश्चर्य करता है अक्सर, whom ही वुड हैव मैरिड इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना, कि अगर वो हाना उसे नहीं मिली होती फिर वह किससे शादी करता, शादी उसकी होती भी नहीं होती, कभी कभी उसे आश्चर्य होता है। एंड बाई वाट लक ही हैड फाउंड, ये उसका लकी था, ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, कि वो बहुत ही उसे कैजुअल वे में, मतलब बहुत ही कैजुअल वे में वो उससे मिल जाती है और उससे उसकी शादी हो जाती है बाई चांस। और वो उसे मिली थी बाई चांस मिली थी लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, जहाँ पर वो एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे वो आते जाते थे कोचिंग पढ़ने या ट्यूशन पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, तो वहीं उसे उसकी मुलाकात हो गई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट, क्योंकि जो प्रोफेसर थे और उनकी जो पत्नी थी वो काइंड पीपल थे और काफ़ी एनेक्सियस थे टू डू समथिंग, कुछ अच्छा करने के लिए, फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट, क्योंकि उनके जो विदेशी स्टूडेंट आया करते थे उनके लिए काफ़ी वो पोलाइट रहते थे, काइंडफुल रहते थे कुछ अच्छा करने के लिए। एंड द स्टूडेंट दाऊ बोर्ड, हालांकि जो स्टूडेंट थे काफ़ी बोर हो जाया करते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और लेकिन फिर भी वो उनकी इस दयालुता को एक्सेप्ट कर लिया करते थे। हो सकता है वो ज़्यादा उन्हें रेस्पेक्ट करते हों, स्टूडेंट को ज़्यादा प्यार करते हों, तो स्टूडेंट काफ़ी बोर हो जाते हों, लेकिन फिर भी उनकी दयालुता को स्वीकार कर लिया करते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाओ अक्सर हाना को ये बोलता था, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हेयरली हाउस दैट नाइट, कि हाउ नियरली ही हैड गॉन टू प्रोफेसर हेयरली हाउस दैट नाइट, रूम्स वर सो स्मॉल, कि वो किस प्रकार से उसकी जो मुलाकात हुई थी। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड गॉन टू प्रोफेसर हार्डलीज हाउस, क्या वो है देखो प्रोफेसर घर पे उस रात कैसे गई थी। द रूम्स वर सो स्मॉल, हाना कि उनके घर के कमरे काफ़ी छोटे थे। द फूड सो बैड, द फूड सो बैड, खाना भी अच्छा नहीं था। तो प्रोफेसर वाइफ सो वैल्यूबल, लेकिन जो प्रोफेसर की पत्नी थी वो काफ़ी वैल्यूबल थी, काफ़ी मतलब बातें करने वाली थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन फिर भी वो उसके घर पे जाता था, प्रोफेसर घर पे, और हाना की उसके वहाँ पे मुलाकात हो गई। एंड ए न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल, और उसने हाना को देख के वहाँ पर प्रोफेसर घर पे हाना को देख के उसने मन में ये सोच लिया था कि क्योंकि वो एक नई स्टूडेंट थी वहाँ पर, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, कि वह इस लड़की से प्यार कर लेगा इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल, अगर संभावना हुई, अगर मतलब सब कुछ अच्छा रहा इस लड़की के साथ, मतलब जैसा उसने सोचा था कि हमारी रेस की मिल जाए, जापनी मिल जाए, अगर इस लड़की की मतलब सब कुछ वैसी निकली तो वो इस लड़की से प्यार करने लगेगा या कर लेगा, ये उसने ऐसा सोचा था। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब वो अपने उस मेमोरी से वापस आता है, कह रहा है नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसने अपनी पत्नी का हाथ था अपने हाथों में फील किया, एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और उसने उस खुशी का एहसास किया जो उसको हाथ में हाथ डालने से उसे खुशी मिली थी। इवन दाउ दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ, हालांकि उनकी शादी को काफ़ी साल भी हो गई थी, क्योंकि बताएं दो उनके बच्चे भी थे। एनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, क्योंकि उनके दो बच्चे भी हो गए थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड क्या है हिडलेसली इन अमेरिका, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन द अमेरिका, और हालांकि बता रहे हैं उन्होंने शादी करने में कोई जल्दबाजी नहीं की थी। जब वो अमेरिका में थे उन्होंने ऐसे नहीं कि लापरवाही में शादी कर ली हो जल्दी से। दे हैड फिनिश देयर वर्क, ऐसा नहीं वहाँ पर उनकी मुलाकात हो गई तो स्टडी करने से पहले शादी कर ली। बता रहे हैं दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, पहले वो उन्होंने अपना स्कूल का जो वर्क था स्टडी थी कंप्लीट की। एंड हैड कम होम टू जापान, फिर वो दोनों जापान वापस लौट आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जहाँ पर उसके फादर ने उसकी पत्नी यानी हाना को देख लिया था। द मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जैपनीज वे, और फिर वो उनकी शादी पूरी अरेंज हो गई इन द ओल्ड जैपनीज वे, तो पूरे जैपनीज वे में यानी कि जापानी तौर तरीक़ों के अनुसार फिर उनकी शादी वहाँ पर अरेंज की गई थी, यानी उसके फादर ने उसको देख लिया था तब। आल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड,
हालांकि बता रहे हैं हम, सदाओ एंड हाना हैड टॉक, वो बातें करते थे हर टॉपिक पर ओवर बिफोर हैंड, मतलब खुल के हर टॉपिक पर बातें किया करते थे वो शादी से पहले भी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और वो पूरी तरीके से खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और फिर दोनों थोड़ा सा अपना बातचीत करने लगे, थोड़ा मतलब प्रेम में डूबने लगे। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक। अच्छा, नेक्स्ट पेज है आपका। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। अब वो वहीं पर थोड़ा गेट के बाहर देख रहे थे, तभी उसी पल बोथ ऑफ देम सॉ, उन दोनों ने देखा, समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, धुंध से कुछ काला काला निकल के आया है। इट वॉज ए मैन, कि एक आदमी है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, ऐसा लग रहा है ये लहरों के द्वारा, समुद्र में लहरों ने इसे बाहर उठा के फेंक दिया है। फ्लंग, फेंका हुआ। इट सीम, ऐसा लगता था। टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, टू हिज फीट, अपने पैरों पे बाई ए ब्रेकर, और शायद चोट लगा, लड़खड़ाता हुआ वो आ रहा था। ही स्टैगर ए फ्यू स्टेप, और वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चला। स्टैगर कहते हैं लड़खड़ाते हुए चलना, मतलब एकदम गिर गिर के चलना। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी जो बॉडी थी वो उस धुंध में से लगभग बाहर थी। हिज आर्म्स एबव हिज हेड, उसके जो हाथ थे उसके सर के ऊपर थे। देन द कर्ल मिस हिड हिम अगेन, लेकिन फिर उसने, उस धुंध ने उसको दोबारा से अपने उसमें कर्ल में लपेट लिया, यानी उस धुंध ने फिर उसे दोबारा से ढक लिया। यानी कि हाथ सर के ऊपर थे, इसलिए क्योंकि कभी आंधी आंधी चलती तो हम लोग अपने सर से ऊपर हाथ कर लेते हैं, इस टाइप से शायद धुंध को रोकने के लिए उसके हाथ वगैरह ऊपर रहे होंगे। आगे बता रहे हैं, हु इज़ दैट, हाना करे, हाना एकदम उसको देख के चिल्लाई, अरे भाई ये कौन है। सी ड्रॉप सदाऊ आर्म एंड बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा। हाना ने उसका हाथ छोड़ दिया एकदम, और दोनों उसे एकदम लीन ओवर, अपनी जो बरामदा की रेलिंग थी, ग्रिल वगैरह थी, वहाँ पर उसे झांकने के लिए झाँक कर उसे देखने लगे। नाउ दे सॉ हिम अगेन, उन्होंने उसे फिर दोबारा देखा। द मैन ऑन हिज हैंड, द मैन बाज ऑन हिज हैंड, अब यहाँ पर आदमी था वो अपने हैंड पे था, यानी गिर गया था, हाथों से थोड़ा सपोर्ट लिया था ज़मीन से। एंड नीच क्रॉलिंग, अपने हाथों से और घुटनों से वो रेंग रहा था, यानी घुटनों के बल वो चल रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, देन दे सॉ, तब उन्होंने उसे देखा, फाल, क्या वो गिर गया है, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे के बल, एंड लाई दे, वहीं की वहीं वो लेट गया, यानी कि वहीं वहीं वो गिर गया। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाऊ सेड, सदाऊ ने कहा शायद लगता है कोई मछुआरा है। वॉज फ्रॉम हिज बोट, और शायद उसकी जो बोट वगैरह है वो समुद्र में बह गई है, नष्ट हो गई है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप, और वो जल्दी से अपने स्टेप पर उतर के आया, सीढ़ियों पर उतर के आया। बिहाइंड हिम हाना केम, और उसके पीछे पीछे हाना भी आ गई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो चौड़ी चौड़ी आस्तीन थी वो मतलब लहरा रही थी, उड़ रही थी। पिक्चर में आपने देखा है, देखो यहाँ पर आस्तीन काफ़ी ये चौड़ी है, तो हवा में तो उड़ी रही होंगी वो। खैर कहाँ, यही है, कहाँ पर है, स्लीव फ्लाइंग ए माइल और टू अवे, लगभग 1 माइल या 1-2 मील दूरी पर। ऑन आइदर साइड, दूसरी साइड पर देर वर फिशिंग विलेज, क्योंकि 1-2 मील की दूरी पर वहीं से उनके घर के पास 1 या 2 मील की दूरी पर मछुआरों का गांव वगैरह था। बट हियर वाज ओनली द बेयर, लेकिन यहाँ पर उनका घर था काफ़ी अकेला था। एंड लॉन्ली कोस्ट, लेकिन यहाँ जो जिस किनारे पर वो रहते थे यहाँ तो कभी कोई फिशरमैन आता ही नहीं था, ये तो सुनसान एरिया था। डेंजरस विद रॉक, और ये यहाँ पर रॉक्स भी ज़्यादा थी, पहाड़ियाँ भी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर फिशिंग का कोई चांस ही नहीं था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, लेकिन जो बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक, क्योंकि जो सर्फ यानी कि जो लहरें आया करती थी वो चट्टानों से टकरा जाया करती थी, तो वहाँ पे ख़तरा भी था कि नाव वगैरह एकदम आए और चट्टानों से टक्कर होकर वो टूट ही जाती, क्योंकि समुद्र के जो नाव वगैरह होती वहाँ पर वो इस ऐसी जगह चलाई जाती है कि एकदम जाए तो पत्थरों से नहीं टकराए। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, तो वो ये सोचने लगता है इसकी नाव वगैरह यहाँ पे टकरा गई है और किसी प्रकार से ये मैनेज करके, यानी स्विमिंग वगैरह करके यहाँ पर किस तरीके से ये आ गया है। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और लगता है ये पूरी तरीके से लगता है ये घायल हो रहा है। दे सो व्हेन दे केम टुवार्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो, और जब वो उसके बिल्कुल नज़दीक आ गए, उसकी ओर आ गए, तो सचमुच वो काफ़ी घायल था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, एक तरफ उसके
रेत था, हैड ऑलरेडी ए स्टैंड ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू, और एक तरफ जहाँ वो जिस तरफ से वो गिरा पड़ा था उस तरफ उसके एक तरफ काफ़ी खून बह रहा था रेत पर, यानी हो सकता है मुंह वगैरह फेस वगैरह में चोट लगी हो तो उसके खून बह रहा था। ही इज़ बाउंडेड, सदाओ एक्शन, सदाओ ने एकदम आश्चर्य से कहा, अरे भाई ये तो घायल है। ही मेड हेस्ट टू देम, कि जल्दी करो भाई इसको, आदमी को उठाओ। हु ले मोशनलेस, ये तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है, मोशनलेस है। हिज फेस इन द सैंड, देखो रेत में इसका सर भी मतलब चेहरा गड़ा हुआ है। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, और देखो इसके सर पर जो एक कैप लगा हुआ है सोक्ड, पूरा गीला हो रहा है पानी से, सी वाटर से। ही वॉज इन बैट रैक ऑफ गारमेंट, और इसके कपड़े, रैक्स कहते हैं कपड़े, इसके जो कपड़े वो भी गीले हो रहे हैं। सदाओ स्टॉप, लेकिन सदाओ अचानक रुक जाता है। हाना एट दिस साइड, हाना वहीं साइड में वो भी रुक जाती है। एंड टर्न द मैन हेड, उस आदमी का चेहरा घुमा के देखते हैं, उसको मतलब पलट कर देखते हैं। दे सॉ द फेस, फिर वो उसका चेहरा देखते हैं। ए वाइट मैन, हाना विस्पर, तो हाना एकदम विस्परिंग करती धीरे धीरे कहते हैं, अरे भाई ये तो अंग्रेज है, ये तो इंग्लिश है, ये तो वाइट मैन है। यस इट वॉज ए वाइट मैन, वो भी कहता है हाँ ये तो भाई एक वाइट मैन है। द मतलब अंग्रेज है। द बैड कैप फेल अवे, जो उसका गीला कैप था वो वहाँ से हट जाता है चेहरे पे से। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, उसके जो बाल थे वो भी पीले पीले कलर के थे, गीले गीले, लॉन्ग लंबे थे। एंड दाउ फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और बाल थे और ऐसा लग रहा था कई वीक से इसके बाल नहीं कट किए गए हैं। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर फेस, और उसका चेहरा था काफ़ी यंग मतलब भोला वाला, और टॉर्चर यानी कि काफ़ी उससे काफ़ी मारा पीटा गया था। बाजे रफ येलो बियर्ड, और उसके चेहरे पे काफ़ी उसकी दाढ़ी वगैरह भी बड़ी हुई थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो इस बात को नहीं जानता था कि उसके लिए कोई क्या कर रहा है, उसे कोई उठा रहा है या क्या कर रहा है। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द बाउंड, अब सदाओ ने उसके बाउंड को याद किया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर, और अपनी एकदम एक्सपर्ट फिंगर से, क्योंकि वो डॉक्टर था, ही बिगैन टू सर्च फॉर इट, और वो उसके मतलब खून के ब्लड सोर्स को ढूंढने लगा। ब्लड फ्लो फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे उसने छुआ उसका ब्लड वो काफ़ी बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके सीधी तरफ नीचे निचले हिस्से में, सदाऊ सॉ दैट ए गन बाउंड हैड बिन रीओपन, उसने सदाऊ ने देखा उसके निचले हिस्से में राइट साइड में कि एक जो गोली का मतलब उसे गोली लगी हुई थी, जो गन का या बुलेट का निशान था वो री ओपन हो गया, खुल गया है। द फ्लैश वाज ब्लैक एंड, उसका जो मांस था गोली लगने से वो ब्लैकन हो गया, काला हो गया है। विथ पाउडर, यानी कि जो गन पाउडर होता है, ब्लेड का पाउडर होता है, वो लगने से उसका मांस है काला हो गया है। सम टाइम नॉट मैनी डे अगो, और इसे कुछ ही टाइम हुआ है, मतलब कई दिन नहीं हुए हैं, मतलब काफ़ी दिन नहीं हुए हैं इसे गोली लगे हुए, कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ घंटे हुए हैं। द मैन हैड बीन शॉट, इस आदमी को शॉट किया गया है। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसे बचाया नहीं गया और ये घायल हो गया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक्स स्ट्रक द बाउंड, और ये इस पे और इसके लिए ये भी एक बुरा चांस था, यानी एक बैड लक था कि ये इन पहाड़ियों से टकरा गया है, इसलिए ये और ज़्यादा घायल हो गया है। ओ हाउ इज ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्परिंग अगेन इन सोलन बॉय, हाना ने एकदम बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में फिर कहा कि वो इसका तो काफ़ी ब्लड बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, अब ये मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, देखो धुंधने तो पूरी तरीके से अब इसे ढक लिया है। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन कैम बाई, और अभी इस समय तो कोई यहाँ पे आएगा भी नहीं इसे बचाने के लिए। द फिशरमैन हैड गॉन होम, अब फिशरमैन भी अपने घर जा चुके होंगे। एंड इवन द चांस बीच कॉमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड, और अब तो जो बीच कॉमर्स होते हैं, जो कॉमिंग करते हैं, यानी कि जो सी कोस्ट होते हैं, यानी कि जो गार्ड वगैरह होते हैं समुद्र के किनारे पे, सुरक्षा गार्ड वगैरह होते हैं नेवी वगैरह के, वो भी अब कॉमिंग नहीं कर रहे होंगे कंसिडर द डे एट द एंड, क्योंकि शाम का समय है शायद, और वो भी अपने घर पर चले गए होंगे। वाट शैल वी डू दिस मैन, सदाऊ मटर, तो सदाऊ ने कहा अब हमें क्या करना चाहिए इस आदमी के साथ। बट दिस हिज ट्रेंड हैंड सीम टू ऑफ देयर ऑन बिल टू बी डूइंग वाट दे कुड टू स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग, अब बता रहे हैं, अब सदाऊ मन में सोचने लगा हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। बट हिज ट्रेंड हैंड, लेकिन उसके जो हाथ थे, जो ट्रेंड थे काफ़ी डॉक्टरी में, सीम ऑफ देयर ऑन बिल, वो उसकी इच्छा को बता रहे थे, टू बी डूइंग, क्या वो कुछ करे, वाट दे कुड टू स्टैंड फियरफुल ब्लीडिंग, ताकि ये उसका ब्लड
रुक सके, यानी कभी कोई चोट लग जाती है, हम लोग कभी हाथ लगा लेते हैं किसी के या फिंगर वगैरह से हाथ से दाबने ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसके हैंड वो काम में तो लगे हुए थे। ही पैक द बाउंड, उसने जो घाव था उसको पैक कर लिया था विद द सी मॉस, जो समुद्र में जो घास वगैरह होती है उससे उसने वहीं से उसे मॉस वगैरह, अलगे वगैरह भी होता है, काई वगैरह या जो घास वगैरह होती है उससे उसने उसको लगा दिया था, रोक लिया था। दैट स्टू द बीच, जो वहीं बीच पर उगी हुई थी। द मैन मॉन विथ पेन, तो आदमी था वो दर्द से थोड़ा सा मॉर्निंग कर रहा था, खरा रहा था। इन एज स्टूपर बट दैट डिड नॉट अबैन, हालांकि दर्द में वो खरा रहा था उसके हाथों में, लेकिन वो मतलब पूरी तरीके से जागा नहीं था। देखो ये सी मॉस है। ठीक है, आज के इस पैसेज में तो मैं अभी आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अब आगे का आपका ये मैं आपको सेकंड पार्ट में इसका पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे से इसको समझना है आपको।